नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम भूकंप से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। ठीक है, पूरा भूकंप आपका कुल मिला के 20 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप का क्या कारण है। पहला ही प्रश्न शानदार है जो एसएससी 2015 में पूछा गया है। भूकंप का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों टेक्टोनिज्म। ठीक है, टेक्टोनिज्म इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। ऐसी तरंगें आपको बतानी है जो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती है। पी है, एल है, एस है। तीन प्रकार की तरंगें होती है, पी, एल और एस। तो आपको बताना है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं वो तरंग कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन सी, यानी एस तरंगें हैं जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का मापन, यानी रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है किससे मापने के लिए किया जाता है। और एसएससी 2015 का ये क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन होगा, सबको आना चाहिए। तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग होता है वो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है यह भी एक प्रकार का यंत्र है, किसे मापने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो और जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर तो आपको पहले बता दिया गया है कि टॉपिक क्या है, भूकंप। ठीक है, तो आप इसमें राइट आंसर भूकंप करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ये जो सिद्धांत है आप याद करके जाएंगे। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये व्याख्या करता है दोस्तों भूकंप की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था। किसने किया, रीड ने। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन से आपको आंसर देना है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों भूकंप केंद्र। ठीक है, भूकंप केंद्र उसे कहा जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, एसएससी 2015 में पूछा गया है, वो भूगर्भ वाला था। ठीक है, ये पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों उत्केंद्र। क्या है, उत्केंद्र, जिसे हम एपी सेंटर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भूकंप में धरातलीय तरंगें कौन सी होती हैं। 3 तरंगें आपको बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और एल तरंगे, पी, एल और एस। उसमें से आपको बताना है भूकंप में धरातलीय तरंगें कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों एल तरंगे जो हैं वो भूकंप धरातलीय तरंगे हैं। ठीक है,
एल जो तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे हैं। एल को लव वेव्स, लव तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, लव वेव्स कहा जाता है। तो जो लव वेव्स है वो धरातलीय तरंगे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, दीर्घपृष्ठीय हैं या क्षितिजीय हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो 3 प्रकार की तरंगे थी। ठीक है, उनका ये हिंदी अनुवाद है, बस यही ध्यान रखना है। प्राथमिक है, द्वितीयक है या दीर्घपृष्ठीय है, आपको बताना है कि कौन सी सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों दीर्घपृष्ठीय। ठीक है, दीर्घपृष्ठीय इसका राइट आंसर होगा। और यही लव वेव्स तरंगे हैं जो प्यार, ठीक है, जो प्यार होता है ना, प्यार काफ़ी सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। बचपन में नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भूकंप के समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। अब यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये याद रखेंगे आप, भूकंप के समान बर्बादी वाले स्थान, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे सम भूकंप रेखा कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, याद रख लेना। ठीक है, सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी देखना होगा। सी है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं, जहां भूकंप एक साथ आते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहते हैं। सह यानी साथ में भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे सह भूकंप रेखा कहते हैं। और भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? समुद्र के अंदर, ठीक है, जब भूकंप आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, उसे सुनामी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है? 4 ऑप्शन है और आसान सा प्रश्न है, अभी मैंने बताया है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, इसमें विश्व के सर्वाधिक भूकंप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? यह तो आसान प्रश्न हो गया, बहुत आसान प्रश्न हो गया। महासागरों में भयंकर लहरें आती हैं तो इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सबको आना चाहिए, किस नाम से जाना जाता है? सुनामी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आसान सा प्रश्न है, सबको याद भी रखना है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहर तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो किस देश में कहा जाता है दोस्तों? जापान में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। इसका मतलब 3 जो कथन है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। 3 कथन अच्छे से पढ़ना है। रिएक्टर स्केल में 0 से 10 तक और मर्केली स्केल में 0 से 12 तक की संख्या होती हैं। ये दोनों स्केलें होती हैं जो भूकंप से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो भूकंप को मापने का काम करती हैं।
ये थोड़ी कम वैज्ञानिक है मर्केली स्केल, ठीक है। रिएक्टर स्केल ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टर स्केल काम में लेते हैं, तो मर्केली स्केल का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल में 0 से 10 तक की संख्या होती है, और मर्केली जो स्केल होती है उसमें 0 से 12 तक की संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है, दिमाग में बिठा लेना। दूसरा है रिएक्टर स्केल ओपन एंडेड स्केल है, जबकि मर्केली स्केल क्लोज्ड। स्केल जो है ओपन एंडेड स्केल है, और मर्केली स्केल क्लोज्ड एंडेड स्केल है। अगला जो है रिएक्टर स्केल लॉग पर आधारित है, और मर्केली स्केल सामान्य रेखीय स्केल हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। रिएक्टर स्केल लॉगरिथम पर आधारित हैं, और मर्केली स्केल सामान्य रेखीय स्केल हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 चीज़ याद रखेंगे। रिएक्टर स्केल एक गुणात्मक स्केल है, नहीं। रिएक्टर स्केल एक मात्रात्मक स्केल है, और यहाँ से केवल भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। और इस भूकंप से कितना आघात हुआ है, ठीक है, वो इससे मापा जाता है मर्केली स्केल से, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल एक मात्रात्मक स्केल है, जबकि मर्केली स्केल जो है वो क्या है, गुणात्मक है। तो यही कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप को क्या कहा जाता है। खनन क्षेत्र आपने देखे होंगे। उन खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने से, भूमिगत खानें होती हैं, उनकी छतों के गिरने से भूकंप उत्पन्न होता है। उस भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कोलैप्स भूकंप, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे, कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। जिन भूकंपों का भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है उसे क्या कहा जाता है। जिन भूकंपों का भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है उसे कहा जाता है दोस्तों छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, ठीक है। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप कहा जाता है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप किस स्थान पर आने वाला होता है तो वहाँ पर पहले ही भविष्यवाणी हो जाती है। वो भविष्यवाणी किस आधार पर होती है, वो होती है दोस्तों वायुमंडल में रेडोन जो गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और वहीं से पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, ठीक है। तो एक और चीज़ देख लीजिएगा, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को, ठीक है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।